आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। टारगेट सीजीपीएससी 2024 के अंतर्गत आज हम नई श्रृंखला छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के 100 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्राचीन और मध्यकालीन हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में मिनिमम 25 से 35 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा और 101% भरोसा कीजिए मुझ पर, यह श्रृंखला कंटिन्यू जारी रहेगी सीजीपीएससी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की। शुरू कर देते हैं, अंत तक देखिएगा, इसमें आपको डिटेल भी जानने को मिलेगा, बेसिक भी मजबूत होगा। और हर एक सवाल हम अगर बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक सवाल बहुत सारे प्रश्नों से इंटरकनेक्ट होता है, इसलिए एक प्रश्न भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्रश्न बनेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? महापाषाण, मेगालिथ, मेगा मतलब बड़े, लिथ मतलब पत्थर। 1000 ईसा पूर्व से पहली सदी के बीच का जो काल है वो मेगालिथ कहलाता है। मेगालिथ काल की विशेषता यह है कि बड़े जो पत्थर हुआ करते थे, उन बड़े पत्थरों का प्रयोग शवों को ढकने के लिए किया जाता था। खास करके ऐसे पत्थरों को मेनहीर कहा जाता है। घोड़े की नाल के आकार में, बेलनाकार आकार में, गोलाकार आकार में, अंडाकार आकार में क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में चारों तरफ से घेर दिया जाता था और उसके बीच में 100 को गाड़ा जाता था। छत्तीसगढ़ में जो बालोद जिला है, उस बालोद जिले से सबसे अधिक 500 पाषाणकालीन घेरे हमको मिले हैं। जो पहला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। महापाषाण सभ्यता के अवशेष मल्हार से प्राप्त हुए हैं। बालोद से तो मिले ही हैं, लेकिन मल्हार से भी हमको मिले हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल है, अभी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि पाषाण युग का मेनहीर, पाषाण स्तंभ, ये महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष की हम बात करेंगे तो मल्हार से, और पाषाण का मेनहीर यानी जो पत्थरों की क्रमबद्ध श्रृंखला शवों को गाड़ने के लिए किया जाता था, मेनहीर, वो मिला है हमको करका भाटा। बालोद जिले के अंतर्गत करका भाटा आता है, तो करका भाटा बालोद से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, शक्कर का कारखाना भी आप पढ़े होंगे इस चीज को, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा स्थल जो है नवपाषाणकालीन नहीं है? नवपाषाण काल की विशेषता आपने पढ़ा होगा। इसी काल में आग की खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन आग का प्रयोग करना, स्थायी निवास यानी कृषि के विकास से ही मनुष्य ने बसना शुरू किया। तो कृषि का आविष्कार, चक्कों यानी पहियों का आविष्कार, आग का प्रयोग, इस प्रकार का जो चीज है वो नवपाषाण काल की विशेषता है, जिससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। तो देखिए, कौन से स्थल नवपाषाणकालीन नहीं है बोल रहा है? अर्जुनी है, चितवा डोंगरी है, तेरम है। रायगढ़ जिले में स्थित जो कबरा पहाड़ है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल को एक्सप्रेस करता है। कबरा पहाड़ की विशेषता है, आप पढ़ेंगे आगे जो है, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4, रामवन पथ गमन पर्यटन के संग मतंग ऋषि का, मतंग ऋषि के आश्रम को जानने का सबसे सही तरीका है कि मतंग ऋषि किसके गुरु थे? सबरी गुरु थे। सबरी किनसे जुड़ी हुई है? सिद्ध नारायण से। तो सीधा आंसर हमारा किससे हो जाएगा? सिद्ध नारायण से हो जाएगा। रामायण तो छत्तीसगढ़ के स्थान को सही संबंध के रूप में जुड़ी है, तो ये तो बहुत आसान है। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तुरतुरिया आश्रम में। रामाराम सुकमा में प्रभु श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। उसके बाद लोमस ऋषि का आश्रम जो है वो है राजिम में, और सीतामढ़ी हर चौका अत्रि मुनि, जहां भगवान राम का प्रवेश हुआ था। ये ऐसा करके आप ले सकते हैं। लव कुश तुरतुरिया, अत्रि मुनि सीतामढ़ी, श्री राम की भूमि पूजा रामाराम सुकमा, और लोमस ऋषि का आश्रम राजिम। चलिए, अगला है छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ के लेखक, ध्यान रखिएगा, यह है सी ऑप्शन, मन्नूलाल यदु। बस्तर के किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? भोंगापाल, यह है कोंडा गांव में। बस्तर क्षेत्र है लेकिन जिला पड़ेगा आपका कोंडा गांव। तो कोंडा गांव के भोंगापाल, कोंडा गांव का जो भोंगापाल है वो बौद्ध अवशेषों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विशाल बौद्ध की मूर्ति मिली है, यहाँ बौद्ध विहार मिला है और चैत्य गृह मिला है। एक टीला है जिसे डोकरा बाबा का टीला कहते हैं, एक रानी टीला है। ये 2 टीले हैं जहां से चैत्य गृह और चैत्य आपके विहार की प्राप्ति हुई।
चैत्य चिता से बना हुआ है। चिता का मतलब महात्मा बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थियों को जमीन में रख करके इसे एक स्थल के रूप में, एक बंद, आपने सांची की स्तूप देखा होगा, उस आकार में एक ढाला जाता है और वहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। और जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे चैत्य विहार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैत्य गृह और चैत्य विहार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कोंडागांव से कोंडागांव के भोंगापाल से हमको चैत्य गृह की प्राप्ति हुई है। अगला सवाल है मल्हार छत्तीसगढ़ प्राचीन से किस काल संबंधित है? तो इस पे भी आप कंफ्यूजन हो सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति जो मल्हार है वो आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आप समझिए, सीजी सेट का एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहाँ ये भी आपको याद रखिएगा कि मौर्य काल से हमको कुछ आहत सिक्के मिले हैं, तांबे के ढले हुए मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। कहां से? मल्हार से। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन बोर्ड के आंसर को मैथेमेटिक मानेंगे। जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल से ज्यादा इंटरकनेक्ट है। उसके बाद आगे हम समझते हैं किरारी का बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहन काल में भी छत्तीसगढ़ इंटरकनेक्ट था सातवाहन काल से। तो सातवाहन काल के शासकों के, प्रशासनिक अधिकारियों के नामों की जो एक सूची है, हमको जो वहां तालाब था उस तालाब में खुदाई के दरमियान एक लकड़ी का, आपको जिसे यज्ञ स्तंभ कहा जाता है, एक्चुअल में यज्ञ स्तंभ ही था वो। ठीक है, तो लकड़ी का एक पार्ट मिला है, ठीक है, स्तंभ मिला है, काष्ठ स्तंभ जिसे बोलते हैं, किरारी का काष्ठ स्तंभ। अभी वो डबरा के पास है, अभी वो शक्ति जिले में आ रहा है। पहले जांजगीर चांपा में था, पहले रायगढ़ में था, फिर जांजगीर में हुआ, फिर फिलहाल शक्ति में है। तो शक्ति जिले के अंतर्गत डबरा के पास जो किरारी गांव है, उस किरारी गांव से जो काष्ठ स्तंभ मिला है, जब खुदाई की गई थी इस खुदाई में जब प्राप्त हुआ, अभी महंत काशीदास संग्रहालय रायपुर में संग्रहित है। वहां से उसमें एक सूची बनी हुई है। उस सूची में सबसे ऊपर में आपको अभियंता, इसे कुलपुत्रक कहा गया है। कुलपुत्रक का तात्पर्य अभियंता या मुख्य मिश्र से लिया गया है, इंजीनियर से लिया गया है। और ये आपके राज्य इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सातवाहन काल में भी छत्तीसगढ़ सातवाहन वंशी शासकों से जुड़ा था, उस बात की जानकारी हमको इस सिस्टम से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला सवाल, शुंग यानी ब्राह्मण वंशी शासन की जानकारी हमको छत्तीसगढ़ के मल्हार, बूढ़ी खार नाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बूढ़ी खार मल्हार में स्थित है, तो मल्हार के बूढ़ी खार से ही हमको चतुर्भुजी विष्णु के 4 भुजाओं वाली एक मूर्ति मिली है, जिसमें शुंगकालीन लेख हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कांच गुप्त के सिक्के कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह है ऊपर वाला, हाँ, ये बानाबरत पड़ता है दुर्ग में। तो कांच गुप्त वंशी शासकों के सिक्के। कांच एक राजा था, गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त वैसे कांच गुप्त था। इतिहास में उसके बारे में वो कुछ भी जानकारी नहीं है कि कौन था, शासन कब तक था। सिक्कों के माध्यम से ही हम इतिहासकार लोग अनुमान लगाते हैं कि कांच एक शासक हुआ होगा, जिसके सिक्के हमको जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के बानाबरत से मिले। बानाबरत कहाँ पड़ता है? दुर्ग में पड़ता है। चलिए अगला सवाल, नल वंशी शासकों के स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली हैं? तो कोंडागांव और कोंडागांव के एडेंगा नाम के स्थान से, ध्यान रखिए, वराह राज जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वराह राज वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो वराह राज के 29 स्वर्ण सिक्के भवदत्त वर्मन के 1 सोने के सिक्के और अर्थपति भट्टारक, तो अर्थपति भट्टारक के 2 सोने के सिक्के आपको मिले हैं कोंडागांव के एडेंगा नाम के स्थान से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस चीज को। अडेंगा छपा है वो एडेंगा है, वो है ना, एडेंगा। कोंडागांव के एडेंगा नाम के स्थान से नलवंशी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं हमको, सोने के सिक्के हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 29, यहाँ 1 और यहाँ 2, भवदत्त वर्मन का 1, इसका 2, तो 29 और 3 32 सिक्कों की प्राप्ति हमको यहाँ से हुई है। चलिए, केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध, ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अर्थपति भट्टारक से है। ठीक है, नलवंशी शासक बस्तर में
चौथी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में नलवंशी शासकों का शासन था, जिसमें अर्थपति भट्टारक, वराहराज का बेटा भवदत्त वर्मन के दो बेटे अर्थपति भट्टारक, बड़ा बेटा स्कंद वर्मन, छोटा बेटा। तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहीं से उड़ीसा से हमको केसरी बेड़ा अभिलेख मिला है जो इस वंश के शासकों के बारे में बताता है। तो अर्थपति भट्टारक पल्लव शासकों, सातवाहन शासकों के काल में राजकुमारों को दी जाने वाली उपाधि हुआ करती थी भट्टारक। जैसे अर्थपति ने उपाधि के रूप में ग्रहण किया था, इसलिए अर्थपति भट्टारक, इनका नाम, ये हमारा आंसर है, केसरी बेड़ा अभिलेख। अगला है, किस संस्कृत कवि ने अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से समझ किया था? कालिदास ने किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले वंशों का शासन क्रम हमको निकालना है। तो देखिए, राजर्षि तुल्य राजवंश ये पहले स्थान पे आएगा, उसके बाद फिर नल वंश दूसरे स्थान पे आएगा, सरकपुरी तीसरे स्थान पे आएगा और नागवंशी शासन चौथे स्थान पे आएगा। अब मिला लीजिएगा कहाँ पे क्या है। चौथी से लेकर छठवीं के बीच में राजर्षि तुल्य, चौथी से 12वीं के बीच में नलवंशी, 5वीं से 6वीं के बीच में सरकपुरी और 1039 से 1349 के आसपास का शासन जो है, यानी 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच में नागवंशी शासकों का शासनकाल। चक्रकूट, ठीक है, बारसूर, ये जो इलाका है बस्तर का नीचे वाला, ठीक है, वो नागवंशी शासकों के बारे में हमको बताता है। चलिए, अगला सवाल है, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि मल्हार में प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, राजमुद्रा में अभी कौन सा चिन्ह मिला है? सरकपुरी राजवंशी शासकों में गज लक्ष्मण की विशेषता है ना। सरकपुरी राजवंशी जो शासन था, विष्णु को मानने वाला वंश था, तो जाहिर सी बात है कि गजलक्ष्मी ही हमको मिलेगा। सूर्य चंद्र और हनुमान को तो आप ऐसे ही ऑप्शन से हटा सकते, शंख चक्र तो चिन्ह था ही नहीं, है ना, तो गजलक्ष्मी हमारा सही आंसर है। गामस कोसली शब्द ये ब्राह्मी लिपि होगा इसका आंसर, है ना। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में किस विष्णु कुंडिन शासक की उपाधि जनाश्रय? ये सवाल इंडियन हिस्ट्री का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, गलती से आ गया है, गलती से मिस्टेक को हम लोग सुधार लेते हैं, मिस्टेक नहीं है। विष्णु, ये भी सेट में आया हुआ क्वेश्चन, सीजी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जनाश्रय की उपाधि बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, माधव वर्मन द्वितीय द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, चलिए, एक कलचुरी नरेश सोमन शासक पाली जीता था, शासक कौन था? तो छत्तीसगढ़ पर कलचुरी ने सबसे पहले जब हमला किया था वो था मुग्धतुंग, यानी लक्ष्मण, ध्यान रखिए इसको, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग द्वारा छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले हमला किया गया था। तो बाणवंशी पाली यानी कोरबा के प्रसिद्ध बाणवंशी शासक विक्रमादित्य पर हमला करके पाली के क्षेत्र को जीतने वाला जो शासक था वो था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रतनपुर के कल शासक है, आरंभ होने वाले क्रम को निकालिए। चाजल, पृथ्वी, बहारेंद्र, इसको तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जाजलदेव हुए हैं, तो ये हुए हैं 1090 में जाजलदेव शासनकाल था। पृथ्वीदेव शासनकाल था 1135 में, बहारेंद्र का शासनकाल था 1495 में और लक्ष्मण शाह का शासनकाल था 1581 में। तो यहां से आप ऑप्शन जमा लीजिएगा, जाजलदेव एकदम क्रम से जमा हुआ है, तो इसको आप असेंडिंग कर लीजिए, ये तो क्रम से ही है, जाजलदेव पहले होगा, पृथ्वी दूसरा होगा, बहारेंद्र होगा, फिर लक्ष्मण शाह होगा, तो ये क्रम से जमानी है, इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसका शासनकाल को, है ना। चलिए, कोमंडल के अधिपति वज्जुक, ये तीसरे शासक, कलचुरियों के तीसरे शासक, कलचुरी वंश, कलिंगराज, कमलराज, उसके बाद शासन था रत्नदेव प्रथम का। तो रत्नदेव प्रथम ने कोमंडल यानी पेंड्रा जो क्षेत्र है हमारा मुंगली के आसपास का, तो पेंड्रा के शासक वज्जू वर्मा की बेटी नोनल्ला से ब्याह किया था रत्नदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए, उसके बाद पाली यानी कोरबा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का, अभी मैंने बताया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने प्रथम ने पाली के प्रसिद्ध शिव मंदिर निर्माण किया था, जिसका जीर्णोद्धार
जाजल देव प्रथम के द्वारा ही क्या किया गया था। तो जाजल देव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। चलिए, रतनपुर के किस कछुआ शासक जगपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? किसका सेनापति था जगपाल? जगपाल, जगतपाल, जिसने अपने नाम से जगदलपुर की स्थापना की थी, साहिल्य का वंशज था। साहिल्य कौन था? कमल राज ने जब उड़ीसा पे आक्रमण किया था तो उस साथ अपने साथ एक योद्धा लाया था जिसका नाम था साहिल्य, जिसने बहुत सारे युद्धों को जीतने में मदद की थी कलचुरियों की। उसका एक वंशज था जगपाल या जगतपाल देव, जो बहुत प्रतापी व्यक्ति था। उसी के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र जीत करके पृथ्वीदेव द्वितीय के राज में मिला दिया गया था। तो जब वो बस्तर के शासक के द्वारा टैक्स नहीं देने के कारण जब बस्तर पर वो टैक्स वसूलने के लिए गया था, तो वापसी में राजीव लोचन मंदिर की ख्याति सुनकर के वहां गया तो देखा कि वहां स्थिति सही नहीं है। तो अपने सैनिकों को उसने क्या किया, लगा दिया इसको जीर्णोद्धार करने के लिए। तो ये राजीव लोचन मंदिर जीर्णोद्धार किया था पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा। ध्यान रखिए इस चीज को आप, है ना। ठीक है, चलिए। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव सिक्कों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो निश्चित तौर पर गजलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, इनकी विशेषता नहीं थी कलचुरी शासकों की सिक्कों की, बाकी सारी उनकी विशेषताएं हैं। सरभपुरी राजवंशी शासकों की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी। बस्तर के छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को किसने हराया था? तो जाजल देव प्रथम के द्वारा। ध्यान रखिए ना, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराने का जिम्मेवारी जाजल देव प्रथम था। जाजल देव प्रथम के पिता के काल में इसने हमला किया था सोमेश्वर देव ने, कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। इनको सबक सिखाने के उद्देश्य से सोमेश्वर देव को हराते हैं जाजल देव, और उनके पूरे परिवार को बंदी बना के जेल में डाल देते हैं। इनकी मम्मी गुंड महादेवी के आग्रह पर जाजल देव प्रथम जो है, ठीक है, इनको मुक्त करते हैं। और इसका वर्णन नारायण पर अभिलेख में भी, रतनपुर अभिलेख और नारायणपाल अभिलेख करके दो अभिलेख लिखा गया है, उसमें इस बात का वर्णन भी है। चलिए, गंगवर्षी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को हराने की जिम्मेवारी किसकी थी? वो थी रत्नदेव द्वितीय के द्वारा गंगवर्षी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को हराया गया था। ध्यान रखिए, रत्नदेव द्वितीय, एक ही जैसे नाम आपको बहुत बार मिलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उड़ीसा के शासक गंगवर्षी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने उन पर हमला किया था तो उनको उन्होंने सबक सिखाया था। चलिए, ये हो गया 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन 28, कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कलिंगराज था। गोपाल मिश्र इसके दरबारी कवि थे, राजसिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने खूब तमाशा नाम की रचना लिखी, है ना, जो इसी काल से इनकी किंवदंतियों से जुड़ी हुई कहानी है। खूब तमाशा 1649 ईस्वी के आसपास, 1689-49 के आसपास था, जिसमें संवत कलचुरी संवत के आधार पर 1746 होगा वो, है ना। खूब तमाशा का रचना काल 1746 होगा, इस संवत पे लिखा गया था। उसके बाद राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद नाम महाप्रभात्री, राजस्व जमाबंदी के प्रमुख को महाप्रभात्री कहा जाता है। ज्येष्ठिका जो ग्राम है, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम जो है ज्येष्ठिका ग्राम कहलाता है। रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक, ध्यान रखिए इस चीज को, रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक अमर सिंह थे। ठीक है, उसके बाद रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में राजिम, पाटन और रायपुर, ये जो 3 प्रकार का जो है जमींदारी है, 3 परगने इनको दिए गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज इन 35 प्रश्नों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी सीजीपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ, और आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह
स्वागत रहेगा।